तो दोस्तों फिर एक बार आपके लिए कराएं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। इस वीडियो में आपको फटाफट बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात पर लगाए गए मीडिया के द्वारा सभी आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो हरियाणा में 6 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म, बताया सबसे बड़ा कारण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते देश में लॉकडाउन के दौरान जिंद के 6 मुस्लिम परिवारों ने बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म अपनाया है। नरवाना के दनौदा कला गांव में रहने वाले 6 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीते शनिवार को मुस्लिम परिवार के एक बुजुर्ग का देहांत हो गया था। मुस्लिम धर्म के अनुसार सबको दफनाया जाता है, मगर उन्होंने सबको दफनाने की बजाय उसका अंतिम संस्कार किया व अपने पूर्वजों के हिंदू धर्म में वापसी की घोषणा कर दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये परिवार इस्लाम धर्म होने के बावजूद भी वो अपना नामकरण हिंदी में करते थे, जबकि इस्लाम के नामकरण फारसी में किया जाता है। परिवार के सदस्य रमेश ने उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, इसको जो है बताया था, जिसके बाद पूरा परिवार जो है हिंदू धर्म अपना गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो है हरियाणा में हुआ है। हरियाणा के जो है नरवाना के नदौना कला में गांव के रहने वाले ये लोग हैं, जिन्होंने 6 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया है। देखते हैं आगे इसमें क्या मामला सामने निकल कर आता है। अगली बड़ी खबर की ओर। तो पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर भड़के जावेद अख्तर, गुस्से में कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का वीडियो सामने आते ही लोग बुरी तरह से भड़क गए। बॉलीवुड सितारे भी इस घटना को लेकर गुस्से में हैं। वहीं गीतकार जावेद अख्तर ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जो लोग 2 साधुओं और उनके चालक की लिंचिंग के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। सभ्य समाज में बर्बर और जंगनीय अपराध के लिए किसी भी तरह की सहनशीलता और छूट नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, अगर आज झारखंड की तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग पर आज कार्रवाई होती और उसके दोषियों को जो है सजा मिलती, तो ये ऐसे मामले जो है मॉब लिंचिंग के सामने नहीं आते। और मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र में जो मॉब लिंचिंग हुई है ये भी नहीं होती, क्योंकि लोग डरते। लेकिन जब कोई मॉब लिंचिंग करता है तो उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे कि लोग बिना डरे हुए लोगों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है जो है इसी बीच बैठते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो निजामुद्दीन मरकज के नेता मौलाना साद की अपील, रमजान के दौरान घरों में ही नमाज अदा करें, सरकार की बात माने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद ने सोमवार को सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे रमजान के महीने के दौरान अपने घरों में ही नमाज अदा करें। लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन इलाके में मार्च महीने में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने साद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। साद ने एक बयान में कहा, मैं भारत और विदेश में सभी से निवेदन करता हूं कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के दिशा निर्देशों और हिदायतों का सख्ती से पालन करें, और जब तक पाबंदी लागू है कृपया घरों में ही नमाज अदा करें। साथ ही ऐसे में हमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रविवार को प्रेस वार्ता में तबलीगी जमात का हवाला देते हुए कहा था कि पिछले महीने निजामुद्दीन के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेश से आए यात्रियों के कारण महामारी का प्रसार बेहद तेजी से हुआ। दिल्ली पुलिस का अपराध शाखा ने 31 मार्च को मौलाना साद समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकता FIR दर्ज की थी। वहीं ED भी जो है मौलाना साद की पूछताछ करने के लिए घूम रही है। तो दोस्तों ये काफी बड़ा अपडेट दिया है कि सभी को जो है रमजान के महीने में भी अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करनी चाहिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो CM योगी के पिता के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, पत्र लिखकर बोले वे एक गौरव पुरुष थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने CM योगी को पत्र लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि आनंद सिंह बिष्ट के जीवन की सार्थकता का अनुभव हमें सार्वजनिक जीवन में आप जैसे विलक्षण तत्व ज्ञानी के से होता है। आप जैसे यशस्वी और कर्मठ पुत्र के पिता के रूप में वे एक गौरव पुरुष है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, यद्यपि संन्यास जीवन में प्रवृत्त होने के नाते आप समस्त सांसारिक सीमाओं और मोह बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, परंतु आपके पूर्वाश्रम में हुई इस क्षति के बारे में जानकर गहरी पीड़ा हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार रात को CM योगी के पिता की गंभीर स्थिति की जानकारी होने पर फोन पर बात की थी और उन्हें संबंधना भी दी थी और उन्हें
जो है भरोसा दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपके पिता जल्द से जल्द ठीक होंगे, लेकिन उनके पिता की कल एम्स में मौत हो गई। तो ये काफी बड़ा अपडेट है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्राइवेट डॉक्टरों को बिहार सरकार की चेतावनी, काम पर लौटें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन 2 के दौरान गतिविधियों को छूट दिए जाने के बावजूद भी सोमवार को अपने प्राइवेट क्लिनिक या नर्सिंग होम नहीं खोलने वाले प्राइवेट डॉक्टरों को बिहार सरकार ने चेतावनी जारी की है। नीतीश सरकार ने प्राइवेट डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, वहीं अपने क्लिनिक खोलें या महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राइवेट अस्पतालों से जनरल ओपीडी शुरू कर सामान्य रोगियों का इलाज करने का आग्रह किया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार इकाई के माध्यम से प्राइवेट डॉक्टरों से पेशेंट का इलाज करने का कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये प्राइवेट डॉक्टर अपने अस्पताल या क्लिनिक नहीं खोलते हैं, अगर लोगों का इलाज नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है इस महामारी के अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल में डाला जाएगा। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है नीतीश कुमार सरकार ने बिहार सरकार को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 3 मई के बाद भी एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा सकती है केंद्र की मोदी सरकार, कर रही है विचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन जिस तरह से संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, उससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 मई के बाद सरकार अलग अलग हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटा सकती है, लेकिन इस बात पर विचार किया जा रहा है कि लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस महामारी से संक्रमण के मामले दोगुने होने की अवधि कम हुई है। लॉकडाउन की वजह से संक्रमण के मामले 3.4 दिन की बजाय 7.5 दिनों में हो रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगर लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए आगे और बढ़ाया जाएगा तो इसमें इस महामारी को रोकने के लिए काफी मदद मिलेगी। तो सरकार की सीधी नीति है कि आगे भी जो है लॉकडाउन को 3 मई के बाद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये मामले अब भी संक्रमण के मामले जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं भारत में। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा फीस नहीं भर सकने वाले छात्रों को भी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने दिया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों से कहा है कि इस कठिन समय में फीस नहीं भर सकने वाले छात्रों को भी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने दिया जाए। सिसोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 300 से अधिक निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य से बात की और ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान अपनाई जाने वाली शिक्षण की रणनीतियों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस कठिन समय में छात्रों को इससे प्रभावित नहीं होने देंगे। हमें इस मुद्दे का अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है। अगर छात्रों के माता पिता उनकी फीस भर पाने में यदि सक्षम नहीं है तो भी उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने दिया जाए। ये चर्चा के 1 घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें प्रयासों ने प्रधानाचार्यों ने ऑनलाइन उपकरणों का उपयोग करते हुए अध्ययन में सहयोग की अपनी रणनीति साझा की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का साफ कहना है कि इस कठिन घड़ी में अगर कोई छात्र फीस नहीं भर पाता है तब भी उसे ऑनलाइन क्लास में जो है पढ़ाई करनी दी जाए और उसे जो है क्लास से नहीं निकाला जाना चाहिए। तो ये काफी बड़ा अपडेट है दिल्ली सरकार का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जर्मनी ने चीन को भेजा अरबों रुपए का बिल, कहा महामारी से हुई नुकसान की भरपाई करो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी ने चीन को वैश्विक महामारी फैलाने का आरोप लगाते हुए 130 अरब यूरो का बिल भेजा है। जर्मनी के इस कदम से चीन में बौखलाहट है। जर्मनी ने चीन पर दुनिया को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए ये बिल भेजा है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के बाद जर्मनी के इस कदम से पूरी दुनिया में हलचल तेज है। चीन ने इसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा और विदेशियों से नफरत को दर्शाने वाला कदम बताया है। बता दें कि जर्मनी में महामारी से संक्रमण के कुल मामले 1,41,672 हैं। अब तक मरने वालों की संख्या यहां 4,404 है। जर्मनी में इस महामारी के कारण अनुमानित नुकसान 130 अरब यूरो का बताया गया है। वहां के एक अखबार में प्रकाशित खबर में भी कहा गया है कि प्रति व्यक्ति कुल 1784 यूरो का नुकसान हुआ है और देश की जीडीपी भी काफी गिरी है। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी लगातार चीन पर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उसके किसी भी काम में पारदर्शिता नहीं होती है। इस घातक वायरस का स्रोत रहे चीन का वह मीट मार्केट भी फिर से चीन ने शुरू कर दिया, जहां से ये महामारी फैली थी पूरी दुनिया में। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया है जर्मनी ने चीन के खिलाफ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट, बोतल बंद पानी से भी हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते कच्चे तेल की कीमतें भर भराकर गिर पड़ी हैं। न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमतों में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 20 अप्रैल को न्यूयॉर्क ऑयल मार्केट में कोराम
दाम देखने को मिला। यहाँ तेल की कीमतें इतनी गिर गई कि कच्चे तेल बोतल बंद पानी से भी सस्ता हो गया है। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मई महीने में की जाने वाली सप्लाई के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मई महीने में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट 21 अप्रैल को खत्म होने वाले थे, लेकिन तेल के खरीदार नहीं मिल रहे थे क्योंकि दुनिया की बड़ी आबादी इस वक्त घरों में बंद है और दुनिया के कई देश तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेडिंग सेंसल के दौरान बाजार में आगे भी कीमतें गिरती रहेंगी। सोमवार को न्यूयॉर्क में यूएसए बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में मई के लिए कच्चे तेल के ठेके में 301.97% की गिरावट हुई है और ये $36.90 प्रति बैरल पर आकर रुका है। मई महीने में सप्लाई की जाने वाले कच्चे तेल की कीमतें अधिकतम $17.85 प्रति बैरल और न्यूनतम $37.63 प्रति बैरल रही। आखिरकार बाजार में $37.63 प्रति बैरल पर आकर बंद हुआ। ये पहली बार है जब न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमतें निगेटिव में चली गई हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से तेल की कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त अपने अपने घरों में बंद है क्योंकि महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में चल रहा है और इसी को लेकर कोई भी वाहन नहीं चल रहा है और तब कच्चे तेल की खपत भी नहीं हो पा रही है और इसीलिए इसके जो है प्राइस में काफी कमी आई है। दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा था और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में